नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। भारत की सीमाओं की सुरक्षा में हर पल सशस्त्र बल बने रहते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि सीमाओं पर सेंधमारी करने वालों को उनके दुस्साहस का समुचित जवाब दिया जाए। देश के दुश्मन देश को नुकसान पहुंचाने की मंशा के साथ देश की जमीन पर कदम न रख पाए, इसके लिए सीमाओं की घेराबंदी की गई है। 24 घंटे चौकसी रखी जा रही है, निगरानी की जा रही है और बुलेट चलाने की पूरी छूट भी मिली हुई है। लेकिन जब देश के दुश्मन देश के अंदर हों और बाहर के दुश्मनों को सहयोग करते हों तो उनसे निपटना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। और ऐसे दुश्मन स्लीपर सेल के तौर पर जाने जाते हैं, जो कहीं भी किसी भी रूप में हो सकते हैं और देश के बाहर बैठे अपने आतंकी मानसिकता वाले आका के इशारे पर आतंक का खौफ कायम करने को तैयार रहते हैं। वैसे तो बिहार के सीमावर्ती इलाकों में पहले भी ऐसे आतंकियों की पहचान कर उन्हें पकड़ने की कार्रवाई की गई है, लेकिन लंबे अरसे से बिहार इस डर से दूर बेखौफ हो चला था कि अचानक एक बार फिर बिहार में देश की बर्बादी की मंशा के साथ देश के दुश्मनों के संपर्क में होने वाले कुछ लोग पकड़े गए हैं, जिससे सुरक्षा एजेंसियों की सक्रियता पर गर्व करने का मन करता है। लेकिन मन का क्या है, वो सुरक्षा से ज़्यादा असुरक्षा के भाव को पकड़ता है। और जब 2-4 आतंकी मंसूबे वाले संदिग्ध पकड़े जाते हैं तो सवाल होता है कि और ऐसे कितने हैं जो कहीं छिपे हैं और देश के दुश्मनों के इशारे पर हमें दहलाने की तैयारी कर रहे हैं। एजेंसियों पर भरोसा तो है, लेकिन सवाल भी है कि बिहार एक बार फिर कैसे इनका पनाहगार बन चला है, जो अपनों को नुकसान पहुंचाने का पाप करने को तैयार बैठे हैं। सवाल तो पूछेंगे कि सीतामढ़ी, मुंगेर, कटिहार कहां से जुड़े हैं आतंकियों के तार। जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए, उनसे आपका परिचय करा दें। बीजेपी की ओर से पक्ष रखने के लिए राहुल आनंद जी जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार रमाकांत चंदन जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राहुल जी, स्लीपर सेल एक्टिव हो रहा है और सक्रिय होते ही सुरक्षा एजेंसियों की नज़र में आया है। गनीमत है कि ऐसे 3-4 लोग हाल के दिनों में पकड़े गए हैं, लेकिन चिंता का विषय है कि बिहार में इस तरह की आतंकी मानसिकता वाले लोग सक्रिय हो रहे हैं। दीपक जी, आज एक ऐसी चर्चा पे आज हम ऐसे विषय पे चर्चा कर रहे हैं जिसकी गंभीरता आम जन से जुड़ी हुई है और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है सुरक्षा कारणों की वजह से। दीपक जी, एक बात यहाँ और समझना होगा कि जो चाहे वो बिहार की बात की जाए या फिर अन्य ऐसे प्रदेशों की बात की जाए जहाँ पे आतंकवादी गतिविधियाँ के लोग पकड़े गए हैं जी। एक आपको आंकड़ा मैं देता चलूं कि 2004 की अगर आप बात करते हैं, 2004 से 2014 की बात करते हैं तो लगभग 7217 आतंकवादी घटनाएं घटी थी और 2014 से 2024-25 तक की अगर बात करते हैं तो लगभग 2242 आतंकवादी घटनाएं घटी थी। इसका मतलब बिल्कुल साफ और स्पष्ट है कि जो केंद्र सरकार है उनका नेतृत्व ऐसा है कि जो प्रशासनिक अधिकारी के जो लोग हैं, जो हमारी खुफिया एजेंसियां हैं, जो आईबी के जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो लोग हैं, उन सब लोगों ने अपने कानों को और अपने आंखों को और अपने नाक को भी बिल्कुल चौकन्ना कर रखा है। इसीलिए शायद जब बात आती है देश की राष्ट्रीय सुरक्षा की तो जल्दी ही जो आतंकवादी घटना घटाने के लिए जो षड्यंत्र रचते हैं उनको गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। ऐसी तमाम चीज़ें हैं और ख़ास करके 2014 के बाद जब केंद्र में मोदी जी की सरकार आई तब से लगातार ऐसे चीज़ें हुई, कानून में संशोधन कर कि आतंकवादियों के कमर तोड़ने का काम किया गया। उसी के दरमियान अगर हम बात करें तो जो हमारा नोटबंदी था वो उसी का कहीं ना कहीं 2016 का एक बहुत बड़ा उदाहरण था, जिसका दृश्य आपने देखा होगा कि किस तरह से आतंकवादियों की कमर टूट गई। 370 हटाया गया, वो इसी विषय पर हटाया गया क्योंकि जब कश्मीर जैसे ज्वलंत मुद्दा, संवेदनशील मुद्दा के ऊपर जब बहस होता था तो लोग कहते थे कि अलगाववादी नेताओं के माध्यम से ही हम बात करेंगे। समय के साथ परिस्थिति बदली तो आज उनको भी सलाखों के पीछे डाला गया। जो हब है, जो शिक्षा का केंद्र है, वहां पे भी अगर आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन करने वाले लोग थे उनको भी ट्रेस एंड ट्रैक कर उनको सलाखों के पीछे डाला गया है। एक बात मैं आपको और बताऊंगा जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि केंद्र सरकार ने जो जवाबदेही ली थी उसके तहत अगर बात करें तो यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट और
एनआईए के जो इंस्पेक्टर हैं उनको भी अधिकार दिए गए कि अगर कोई संदिग्ध परिस्थिति में कोई व्यक्ति अगर दिखता है, समझ में आता है, तो आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। यही नहीं, एनआईए को के महानिदेशक को यह भी ताकत दी गई संशोधन कर बिल में कि वो उनकी संपत्ति को कुर्क और जब्त कर सकता है या बुलडोजर एक्शन भी ले सकता है। ऐसे तमाम चीज़ें हैं। जैसे मैं दूसरे पॉइंट पे आपको बताना चाहूँगा कि ये काफ़ी गंभीर विषय है। मैं पुनः इस बात को कहता हूँ और आपके चैनल को भी धन्यवाद देता हूँ और इस गंभीरता को बनाए रखने के लिए कि हम ऐसे ज्वलंत मुद्दा पे बात कर रहे हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा और आम जनजीवन के विषय से जुड़ा हुआ ये एक विषय है। एनआईए के क्षेत्र का विस्तार किया गया, विशेष एनआईए अदालतों का प्रावधान कर मजबूती के संकेत दिए गए। लेकिन हमारे देश का एक दुर्भाग्य भी है कि लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात कर कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो इसका विरोध करते हैं, जो इसका प्रतिकार करते हैं। इसी के संदर्भ में अगर हम बात करें तो आपको याद होगा कि जब बीएसएफ को जब अतिरिक्त सख्ती दी जा रही थी और 50 किलोमीटर के दायरे में घुसकर उनको जांच के आदेश दिए गए थे, पकड़ने के लिए आदेश दिए गए थे कि आप स्वतंत्र हैं, आप चीज़ों को कर सकते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि बंगाल में ममता दीदी की सरकार ने इसका प्रतिकार किया और पंजाब में पंजाब की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार ने इसका प्रतिकार किया। ये बताता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में इनकी क्या संवेदना है और इनकी क्या अनुशासन। चलिए, कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जिनकी याद हम आपको आगे दिलाएंगे और उस पर भी सवाल पूछेंगे। हमारे साथ आरजेडी से पक्ष रखने के लिए उत्पल वल्लभ जी भी जुड़े हुए हैं। उत्पल जी, बिहार में एक बार फिर आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने, आतंकी मानसिकता के साथ देश के दुश्मनों से संपर्क में होने वाले कुछ लोग पकड़े गए हैं, जो चिंता का विषय है। किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, बिहार तो वैसे नक्सल के लिए अगर कहें तो वो भी समाप्त हो गया था, लेकिन आतंकी घटनाओं के लिए बिहार कभी नहीं जाना जाता था और कभी ऐसा आतंकवादी केंद्र रहा नहीं है बिहार। बावजूद इसके अगर कह रहे हैं पकड़े गए हैं तो उसकी सरकार जो है ना जांच करे और जांच करके वस्तु स्थिति जो है वो स्पष्ट करें कि वाकई इनका लिंक कहाँ है, क्या है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि ये कहाँ लैक हुआ है, कहाँ विफलता हुआ कि बिहार जैसे शांत प्रदेश जहाँ की आतंकी घटना नहीं होती थी वहाँ भी अब आतंकी पहुँचने लगे हैं। इस पर सरकार को सोचने की आवश्यकता है। नहीं, ये कहीं से पहुँचे नहीं है, ये यहीं रह रहे थे और बाहर के लोगों के संपर्क में आए और आतंकी मानसिकता से ये प्रभावित हुए हैं और फिर देश में रहते हुए, देश के संसाधनों का उपयोग करते हुए देश में बड़े हुए, पढ़े फले फूले परिवार बसाया और फिर आतंकियों के साथ जाकर खड़े हो गए। तो सोच की भी बात हो रही है कि किस सोच के लोग हैं कि जहां वो रहते हैं, मतलब जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करने को तैयार हो जाते हैं। मैं पुनः आपको कहा हूं कि जिन लोगों को आप पकड़े हैं उनके कहाँ क्या संबंध है, गंभीरता पूर्वक जांच कीजिए और स्पष्ट कीजिए कि ये लोगों का कहाँ से कहाँ क्या लिंक है, क्या जुड़ाव है और कैसे यहाँ तक लिंक पहुँच गया। ये तो जांच का विषय है ना। बिल्कुल। और जिनकी जिम्मेवारी है वहाँ लीकेज भी है, तब ऐसा हुआ है। यही तो मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल, कहीं ना कहीं चूक तो हुई है कि ऐसे लोगों को प्रभावित करने के लिए बिहार की बात कर रहे हैं और पूरे देश की बात कर रहे हैं, तो आतंकी तो देश के बाहर से कनेक्शन जुड़ने की बात कर रहे हैं। देश की सीमाएं भी आपके अंडर में है और मजबूत गृह मंत्री कह रहे हैं कि हैं। अब उनके रहते, इतने मजबूत गृह मंत्री के रहते अगर इस तरह से बिहार में हो रहा है और मुख्यमंत्री भी और बिहार सरकार भी भाजपा के अधीन है, तो फिर कैसे ये सब हो रहा है? बिल्कुल, कहाँ लैक हुआ, कहाँ चूक हुआ, ये भी तो बताना पड़ेगा ना, इसकी भी जांच करना पड़ेगा। बिल्कुल। रमाकांत जी, जैसे जैसे हम तकनीकी रूप से सक्षम हो रहे हैं वैसे वैसे समस्या गंभीर हो रही है कि ये तकनीकी दक्षता कहीं ना कहीं देश के दुश्मनों को एक अवसर देती है सेंधमारी करने की है। वो सीमाओं पर अब सेंधमारी नहीं कर पा रहे हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश के अंदर वैसे लोगों को चुन रहे हैं जो उनका साथ दे सकते हैं, उनकी आतंकी गतिविधियों में एक हिस्सेदार हो सकते हैं। और बिहार से ऐसे लोगों का पकड़ा जाना चिंता बढ़ा रहा है। किस तरह से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? दरअसल अगर गौर करें दीपक जी, तो भाषा एक बड़ी शक्ति होती है। आपको ध्यान होगा कि जो हमारे बांग्लादेश का जो सीमावर्ती इलाका ये पश्चिम बंगाल से मिलता है,
और नेपाल जो सीमांचल के होते हुए रास्ते से जो लोग आते हैं, उन दोनों के भाषा में इतनी समानता है कि अचानक से उनकी भाषा के आधार पर उन्हें अलग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और वहाँ के आबादी में घुल मिल जाते हैं। और निश्चित रूप से जो पहले से यहाँ रह रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकली ओरिएंटेड हो या चाहे आतंकवादी गतिविधियों से ओरिएंटेड हो, वो उनको रहने का, आधार कार्ड दिलाने का ये अवसर मुहैया कराते हैं। और वो कहीं न कहीं बिहार की जनसंख्या में ही तो कह सकते हैं कि एक तरह से घुल मिल जाते हैं और उनको आइडेंटिफाई करना सचमुच बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी जहाँ तक तकनीकी चीज की बात है, तो वो उस पर अगर हमारा एटीएस या कुछ सीमा सुरक्षा बल अगर थोड़ा सावधान रहे तो ये चीजें घट सकती है। लेकिन अगर इस आतंकी गतिविधियों को सबसे ज्यादा अगर नुकसान पहुंच रहा है तो वो है सोशल प्लेटफॉर्म से, जहाँ तरह तरह के वीडियो ऐसे होते हैं जो धार्मिक रंग में रंगे हुए पूरे कट्टरता का वो द्योतक होते हैं और कहीं न कहीं उत्तेजना भरते हैं जो हमारे युवाओं को प्रभावित करते हैं। आपको याद होगा 2013 में जब नरेंद्र मोदी जी गांधी मैदान में आए थे, तो जो बम विस्फोट हुआ था उसमें बहुत कम उम्र के बच्चे थे जो केवल तैयारी कर रहे थे, उन्हें कुछ पैसों के प्रलोभन दे करके उन्हें जोड़ दिया गया था चीजों को और इतने बड़े घटना को अंजाम दिया गया। तो निश्चित रूप से वो हमारी कहीं व्यवस्था की चूक थी जहां ये चीजें घटित हो रही है। लेकिन अब सरकार की भी सीमाएं जो हैं वो सीमित हैं। वो अपने देश के अंदर, अपने राज्य के अंदर जो कर सकती है वो करती है। लेकिन आपको ध्यान होगा कि केंद्र सरकार ने एक योजना चलाई थी 3D, डिटेन, डिटेक्ट और डिपोर्ट। लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई अपने मर्जी से चला जाए, ये चीजें बहुत कम दिख रही है। और जब पहचान में आते हैं तो वो तब तक हमारे राज्य का या देश का बहुत ज्यादा नुकसान कर चुके होते हैं। और जब डिपोर्ट की बात आती है, बांग्लादेश की बात कर ले, अगर घुसपैठियों के भेजने की बात होती है तो हम उसे नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि उधर से बांग्लादेश के बॉर्डर पर जो सीमा में जो उनके सिपाही हैं, जो संरक्षक है, वो उन्हें आने नहीं देंगे। और अंतर्राष्ट्रीय नियम जो है वो जबरदस्ती धकेलने की बात कहता नहीं है। और फिर उस बहस में पढ़ करके घुसपैठिया बीच में रह जाते हैं और वो धीरे धीरे आतंकी घटनाओं का कारण बिल्कुल, बनते हैं। आपने 3D की बात की है, यानी कि रमाकांत जी कहीं ना कहीं डेमोग्राफिक चेंज की जो बात रहती है, जो बिहार में बड़ा चुनावी मुद्दा बना है, जो SIR है, एक प्रक्रिया नागरिकता की पहचान कर गलत तरीके से नागरिकता सूची में शामिल लोगों को अलग करने की, उससे एक कदम आगे बढ़कर अब सरकार बात कर रही है कि हम NRC लागू करें, अवैध घुसपैठियों को पूरी तरह से पहचान कर उन्हें बाहर करें, ताकि देश के लिए आंतरिक स्तर पर कोई आतंकी मानसिकता के पोषक लोगों के होने का खतरा खत्म किया जा सके। तो उस पर भी काम किया जा रहा है, तो उससे भी फर्क पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये आपके पास में जो हथियार है वो यही है। लेकिन मैं आपका ध्यान वहाँ आकृष्ट करना चाहता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी के तहत अगर हम घुसपैठियों की पहचान कर भी लेते हैं तो उसे हम बांग्लादेश भेजेंगे, कैसे उसे हम पाकिस्तान भेजेंगे? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो संधि है वो आपको इजाजत जबरन करने की नहीं देती है। आप उसे शूट आउट कर नहीं सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मानवाधिकार का आप पर आ जाएगा। तो ये एक बड़ी समस्या है कि हम घुसपैठियों को वापस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो उसे पहचानने से इनकार करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ का है नहीं। आप जब तैयार करते हैं उसका डाटा, तो उसको लगता है कि उसके कुछ खानदान के लोग यहाँ हैं ही नहीं, तो वो चीजें स्पष्ट हो जाती है कि वो बॉर्डर पार से आए हैं। लेकिन सवाल है उसको इकट्ठा करके करेंगे क्या? ये इधर तो नई सरकार बनी है बीजेपी की बांग्लादेश पश्चिम बंगाल में, तो निश्चित रूप से कुछ ये काम हो रहे हैं। लेकिन बंगाल सरकार की भी चिंता ये है, बिल्कुल, कम से कम इकट्ठा करके नजर रखेंगे, रडार पर रखेंगे, ये काम तो हो सकता है। हम फिर आपके पास आते हैं रमाकांत जी, उत्पल जी के पास चलते हैं। एक गंभीर आरोप राहुल आनंद जी ने विरोधी दल खेमे के पार्टी नेताओं पर लगाया, और वो ये कि जब सरकार इस तरह की कार्रवाई करती है, SIR की कार्रवाई करती है, NRC की कार्रवाई करती है, तो विरोधी खेमा खुद को ये दिखाता है कि वो एक समूह विशेष के सिंपैथाइजर हैं और उसमें कहीं ना कहीं आतंकी भी अपनी जगह बना लेते हैं। तो ये थोड़ा सियासी तौर पर मुद्दा संवेदनशील है और इसलिए पूरा लाभ वैसे आतंकियों को मिल जाता है अगर विपक्ष इस तरह के मुद्दों पर विरोध करता है। तो उत्पल जी।
देखिए, कोई विपक्ष कभी भी इस तरह का देश के अहित में बात कभी नहीं किया है। इनकी पुरानी आदत हो गई है कि अपनी असक्षमता और विफलता को छिपाने के लिए इस तरह का आरोप ये लगाते रहते हैं। SIR कर रहे हैं, NRC कर रहे हैं, तो उसमें सब नहीं सुन, अभी मैं सुन रहा था, काफी बात यहाँ पे चर्चा में बहुत सारी बात आई है। मैं किसी भी पार्टी की बात नहीं करना चाहता हूँ। स्पष्ट, जब देश सामने है तो कोई पार्टी उससे बड़ी नहीं है। देश से बड़ी पार्टी नहीं, देश है तभी कोई पार्टी है, और तभी राजनीति है, तब हम है, हमारी पार्टी है और तमाम लोग हैं। देश से बड़ा कोई नहीं होता है। इसलिए देश की सुरक्षा के सवाल पे आरोप प्रत्यारोप ये बहुत गंदी बात है और बहुत निचले स्तर का राजनीति हो सकता है। लेकिन कुछ मामले में जो बात कह रहे हैं अभी कि नोटबंदी से आप आतंकी हमला बंद कर रहे थे, पूरे नोटबंदी कर लिए, विफल हुए। इसका मतलब कि ये कार्यक्रम जिस योजना के तहत आप जोड़ के रखे थे, ये एक आपका या तो अनुभव का कमी रहा या आप विफल हुए इसमें। और उसके अलावा राहुल जी ने तो एक आंकड़ा दिया ना कि आधे से कम हो गया है। और भी मैं बात कह रहा हूं। अभी विशेषज्ञ जी थे, उनकी राय हो सकती है, बट मेरा राय नहीं है। तो राय का, मत का भिन्नता होना ऐसा नहीं है कि वो विरोध होना, मत का भिन्नता होना, और मत भिन्नता को स्वीकारना चाहिए। तो मैं कह रहा हूं कि ये कह रहे हैं कि भाषा का समानता होना, अरे कोई भाषा किसी को आतंकवाद सिखाता है, कोई मजहब किसी को आतंकवाद सिखाता है। मैं नहीं मानता हूं कि कोई मजहब, धर्म या भाषा किसी को आतंकवाद सिखाता है। नहीं, वो पहचान में मुश्किल की बात कर रहे थे, आतंक की बात नहीं कर रहे थे। वो तो आप ये भी कहते रहे हैं कि उनके नेता कपड़े से पहचान ले रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूं ना, आप मैकेनिज्म डेवलप कीजिए ना। आप इतना डेवलप्ड हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, पूरी दुनिया में बहुत ऐसे मैकेनिज्म आ चुके हैं, उसको डेवलप कीजिए। तो ये आपकी विफलता है, तो इस विफलता को आप भाषा पे और अन्य चीजों पे आप नहीं थोप सकते। इस बात का भी राहुल जी ने उल्लेख किया ना कि आप वैसे पार्टी के खेमे में हैं जो सीमाओं के फेंसिंग का विरोध करते थे और आप उनके साथ खड़े रहते थे। कभी कोई सीमा का फेंसिंग का विरोध किसी पार्टी ने नहीं किया है। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार कभी कोई नहीं किया है। लेकिन हाँ कुछ बातें हैं, उसको आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे आप जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जो पीओ के जो है, जो लाइन है, तो लाइन तो एक विशेष परिस्थिति में बन गया है। उस समय भारत के कुछ परिवार जो इस तरफ थे और उस तरफ भी थे, तो आप उनकी भी ध्यान रखना होगा। ये तो यहीं के लोग हैं ना, यहाँ के लोगों का ध्यान रखने की बात करता है, फेंसिंग का विरोध नहीं है। अभी एक नेपाल का एक मामला है कि गंडक नदी को बॉर्डर माना गया है और गंडक नदी अपनी मार्ग बदल गई है, और भारत की एक जो गांव है वो गंडक नदी के मार्ग बदलने की वजह से वो गंडक नदी के नेपाल साइड में पड़ गया, लेकिन वो भारत का गाँव है। अब भारत का गांव है, भारत के लोग हैं, इसका ख्याल तो रखेंगे ना। यहां बात इस बिंदु पे है, विरोध का मामला नहीं है। अगर ये सब नहीं ख्याल रखना है, भारतीयों का ख्याल नहीं रखना है, बिना भारतीयों का ख्याल रखे इंसान और देशवासी के बिना कोई देश होता है क्या? अंटार्कटिका कोई देश नहीं बन सका। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि देशवासियों का ख्याल रखना पड़ेगा। हमारी फोकस वहां रहती है। कभी फेंसिंग का विरोध हम लोगों ने नहीं किया है। देशवासियों का ख्याल रखा जाना जरूरी है। राहुल जी, आप नियमों को सख्त करने और एजेंसियों को अतिरिक्त अधिकार देने की वकालत कर रहे थे, लेकिन ऐसे कई उदाहरण सामने आ चुके हैं जिनमें एजेंसियों ने किसी व्यक्ति को संदेह के आधार पर पकड़ा, सालों वो व्यक्ति जेल में रहा, महीनों वो व्यक्ति जेल में रहा। ऐसे कई उदाहरण हैं और फिर कोई दोष सिद्ध नहीं हो पाया, जिसके कारण उसे छोड़ देना पड़ा। तो ये जो समय उसका गया, उसका परिवार जो समाज में कलंकित हुआ, किस तरह से वो समाज में अपना दिन काटता होगा, ये हम समझ भी नहीं सकते। ऐसे लोगों की पीड़ा हम महसूस भी नहीं कर सकते हैं। तो अतिरिक्त शक्तियां देना निरंकुश नहीं कर देगा? ये कैसे सुनिश्चित करेंगे आपकी गलत व्यक्ति इस तरह की एजेंसियों की कार्रवाई का शिकार न हो जाए? दीपक जी, आपने जो प्रश्न किया, इस प्रश्न का एक सवाल इसमें एक और खड़ा होता है, वो ये है, जो बड़ा व्यावहारिक सवाल है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो किसी ने किसी का मर्डर किया है और सबूत के अभाव में उसकी बरी हो जाती है, और हम सब जानते हैं कि उसने मर्डर किया है। तो ऐसे मामले आते रहते हैं, जाते रहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम जो चर्चा कर रहे थे 2019 की ही मैं आपको बात कर लेता हूँ कि केंद्र की एनडीए सरकार ने जब आतंकियों की सूची का विस्तार करना शुरू किया, तो उसके बाद लगातार यूएपीए के तहत अगर बात करें तो आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े होने वाले लोगों को कार्रवाई की गई और उनको सलाखों के पीछे डाला गया। एक सबसे अच्छी बात बताता हूं, जब विपक्ष ने बात कहा ही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर हम कोई प्रश्न नहीं उठाएंगे तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे, तो एक सवाल का जवाब दे। मेरे बात समाप्त होने तक मैं आग्रह करूंगा कि हमारे जो विपक्षी दल के जो साथी प्रवक्ता हैं वो थोड़ा मेरा वेट करेंगे अपने मेरे बात को समाप्त होने तक का। देखिए, 2004 में एक कानून आया था, पोटा, अटल जी के शासनकाल में आया था।
वो पास हो गया था और राज्यसभा से वो पास नहीं हो पाया था। लेकिन आतंकवादियों के साथ संधि बनाए रखने के लिए, आतंकवादियों को धन्यवाद ज्ञापन देने के लिए, आतंकवादियों के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करने के लिए यूपीए की सरकार ने उसको निरस्त कर दिया। एक सबसे बड़ी भूल, जिस कानून में इतने प्रावधान किए गए थे कि कोई अगर उसको संरक्षण देगा तो हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे, उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। अब बात करते हैं नहीं, जो हमारे उसमें भी साथी हवाला प्रवक्ता यही हैं, दिया गया था जिसका अभी रमाकांत जी भी जिक्र कर रहे थे, उत्पल जी भी जिक्र कर रहे थे, मानवाधिकार का हवाला दिया गया था। मानवता के आधार पर कि इस तरह के निरंकुश कानून हम इस देश में क्यों ही लाएं, हम देखिए, और वैकल्पिक हमारे, व्यवस्था करेंगे ना। दीपक जी, वही मैं भी सवाल कर रहा जी, था कि कई बार अधिक शक्तियां देना एजेंसियों को कुछ ऐसे परिवार जो संदेह के आधार पर सालों सलाखों के पीछे बिता देते हैं और बाहर उनका परिवार किस तरह से समाज में कलंकित होकर जीने को मजबूर होता है, ऐसे उदाहरण ना हो तो बेहतर है ना। दीपक जी, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि मानवाधिकार के आड़ में ऐसे ऐसे आतंकवादी गतिविधियों को पोषण प्राप्त किया जाता है, उनको न्यूट्रिशन देने का काम किया जाता है। हमारे देश भारत में ही आतंकवादियों को फांसी की सजा माफ कराने के लिए रात को 3 बजे 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खोला जाता है, और उसके पैरविकार कौन लोग होते हैं? उसके पैरविकार विपक्ष में बैठे कांग्रेस के साथी होते हैं। अब आपको मैं बात बताता हूं, आपने बात किया SIR, NRC, CAA, पोटा, इन सबका इन लोगों ने विरोध किया, सबका इन लोगों ने विरोध किया। आपको एक सबसे ज्वलंत मुद्दा होटल ताज याद होगा, जब होटल ताज में हमारी सेना तैयार थी कि हमें ऑर्डर दीजिए, हम एक्शन लेने के लिए तैयार हैं, हमारी सरकार इतनी कमजोर थी, इतनी कमजोर थी, इतनी कमजोर थी कि वो एक्शन लेने का प्लान ही नहीं बता पाई, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो अलगाववादी नेता हैं वो नाराज हो जाएंगे। एक सबसे अच्छी बात मैं बताता हूं कि 2014 के बाद जब 370-35 को निरस्त किया गया, उसके बाद आपने कभी सुना है क्या कि पत्थरबाजी कश्मीर के अंदर हो रही है? पहले कैलेंडर जारी किए जाते थे कि जुमे की नमाज के बाद आपको पत्थरबाजी करना है और कितने दिन तक स्कूल बंद रहेंगे, कितने दिन तक कॉलेज बंद रहेंगे, रोस्टरबाजी में लोगों को तैयार किया जाता था। वो सारी चीजें समाप्त हो गई। हमारे देश का दुर्भाग्य रहा है कि जिसके प्रति हमें घृणा की भावना होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, वहां तो हालात नियंत्रण में आ गए हैं, लेकिन बिहार में अब आतंकी पकड़े जा रहे हैं, इसको लेकर चिंता करिएगा कि नहीं? बिहार में आतंकी गतिविधियों में शामिल होने वाले लोगों की जानकारी मिल रही है, उन्हें पकड़ा जा रहा है, तो ये चिंता का विषय है कि नहीं? देखिए, ये धन्यवाद का पात्र है कि हमारे बिहार में NIA और जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो लोग हैं, उन लोगों ने समय रहते उन आतंकवादी गतिविधियों के ऊपर लगाम लगाया, उनको डिपोर्ट कर कर उनको सलाखों के पीछे भेजा। देखिए, आतंकवादियों के साथ वही लोग संवेदना बढ़ा सकते हैं, लगा सकते हैं, सने उत्पन्न कर सकते हैं जिनको वोट बैंक का डर होता है। और हम मानते हैं कि जिस इलाके में अगर इनकी संख्या बढ़ती है तो वो इलाका तो कमी रह गई होगी ना कि वो व्यक्ति अपनी सरकार से, अपने देश से, अपने देशवासियों से नाराज है। देखिए, जब सतयुग था और जब द्रौपद युग था और जब राम जी का भी युग था, तो उस समय उनकी प्रजा उनसे नाराज होती थी, और यहां तक कि राम जी को तो सीता जी को लेकर अग्नि परीक्षा तक को देना पड़ा था, जबकि सभी लोग जानते थे। इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो सरकार चल रही है वो लोकतंत्र में बहुमत से चुनी हुई सरकार होती है, उसके कुछ फैसले से आपको नाराजगी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि आप उस सरकार के प्रति शत्रु बोध रखिएगा। ये तो अगर व्यवहारिकता के तौर पर अगर बात करें तो सभ्य समाज में इसकी इजाजत कोई नहीं देता है। अगर 140 करोड़, बस मैं समाप्त कर रहा हूं, 140 करोड़ देशवासियों की हम बात करते हैं, कितने % लोग चुनकर सरकार को बनाते हैं? 50% भी नहीं आ पाते हैं ढंग से अगर देखा जाए। लेकिन सरकार सबके लिए है, सबका साथ है, सबका विकास है, सबका विश्वास की बात करती है, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो सरकार और सिस्टम पर विश्वास नहीं करते हैं, वो सिर्फ सिस्टम को ध्वस्त करने, समाज को नुकसान पहुंचाने पर विश्वास करते हैं, और ऐसे लोग बिहार में मौजूद हैं। ये चिंता बढ़ा रहा है। रमाकांत जी, बिहार से ऐसे लोगों का पकड़ा जाना जो सिस्टम पर, समाज और सामाजिक व्यवस्था पर भरोसा नहीं कर रहे हैं और उसे नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हैं, कैसे आगे उन्हें पहचाने? क्या सिर्फ केंद्रीय एजेंसियों के ही हवाले होगा, जबकि स्टेट के जिम्मे है लॉ एंड ऑर्डर को देखना? देखिए, ये दीपक जी, मैं जो भाषा की बात जो पहले कह रहा था, मैं क्लियरिफिकेशन दे दूं कि भाषा उनके छुपने में सहायक होता है। भाषा में कोई आतंकी तत्व नहीं होते, वो मैंने क्लियर कर दिया था जी। हाँ। जी। अब दूसरी बात रही ये कि देखिए, सबका साथ सबका विकास, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके विश्वास का खंडन करें। आप याद कीजिए 2021 के जून का महीना, जब बांका में
मदरसा में विस्फोट हुआ था और कितने लोग मारे गए थे, और तब वो उसकी धमक जो दूर दूर गई थी और कितने हथियार वहाँ मिले थे। ऐसे कितने मदरसे हैं जहाँ ऐसे साहित्य मिले जो आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाते हैं, हथियार मिले। तो क्या ये सबका साथ सबके विकास का ये अतिरिक्त फायदा नहीं है? क्या आपको ध्यान में ये बात जरूर होगी कि जब कभी ऐसी गतिविधियां होती है तो कई बार एक सवाल उठता है, एक खास जाति के लोग, खास धर्म के लोग ये कहते हैं कि सरकार इस खास वर्ग को निशाना बना रही है। तो इस आड़ में भी कहीं न कहीं उस आतंकवादी गतिविधियों को मदद मिलती है। आप याद कीजिए 2023 में पूर्णिया के एक दलित बस्ती में जब असंख्य मुस्लिम लोग जब हमला कर रहे थे, तो उसमें अधिकांशतः चमकने वाले हथियार जो थे वो लोकल हथियार नहीं थे, वो सब बाहर के हथियार थे। आखिर कहीं न कहीं वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ में आतंकी लोग जुड़े हुए हैं, तभी तो इतनी बड़ी घटना का अंजाम दिया। जबकि तो वहाँ रमाकांत जी, ये वोट बैंक वाली राजनीति का खामियाजा आम लोग क्यों भुगते हैं? सरकार क्यों नहीं सुधर रही है? बिल्कुल, सरकार अगर गलती नहीं करती तो घुसपैठ की संख्या इतनी कैसे बढ़ती? ये चाहे हमको लगता है कि आजादी के बाद की सरकार हो या आज की सरकार हो, घुसपैठ हर सरकार की समस्या रही है। और आपने देखा होगा दिल्ली में, पश्चिम बंगाल में उन्हीं घुसपैठियों को कितना विशेष सुविधा दे करके ये केजरीवाल जी सत्ता में आए थे। पश्चिम बंगाल में इनकी सत्ता होती थी, और इवन झारखंड में भी जो सोरेन जो थे वो आए बांग्लादेशी शरणार्थियों को सुविधा दे करके अपना वोट बैंक बना रहे थे। तो जब आप वोट बैंक की राजनीति करेंगे तो आतंकी गतिविधियों को कहीं न कहीं इनडायरेक्ट रूप से आप सपोर्ट करेंगे। जी उत्पल जी क्या कहेंगे? अब तो केंद्र में भी यही है, राज्य में भी यही है, उसके बाद भी घुसपैठिया है, और वो वोट भी दे रहा है, एनआरसी भी करवा रहे हैं, तमाम चीज यही करवा रहे हैं। कहीं कोई विपक्ष इनको रोक नहीं रहा है ये सब रोकने के लिए, फिर भी आतंकी पकड़े जा रहे हैं। फिर भी पकड़े जा रहे हैं। तो सवाल तो इन्हीं पे है ना, पहली चीज। दूसरी चीज कि किसी भी धर्म, कोई भी लोहे से बनते हैं या फिर किसी धातु से बनता है हथियार और धातु का कोई धर्म नहीं होता है। वो फैक्ट्रियां कहाँ है बिहार में, ये तो इनको पकड़ना है, खोजना है। ये विफल है, ये असफल है, सरकार असफल है। सरकार को देखना है कि वो फैक्ट्रियां कहाँ है, या सीमा पार से आता है तो सीमाएं भी इनके हाथ में। तो सारी विफलता की पोल तो खोल रहे हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों सरकार, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों असक्षम और असफल सरकार है। राहुल जी 3-4 मिले हैं, 30-40 और छिपे नहीं हैं, इसकी क्या गारंटी है? दीपक जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत गंभीरता के साथ इस बात का विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि एनडीए की सरकार में सबका हिसाब होगा और बराबर का हिसाब होगा। क्योंकि जो हम जीरो टॉलरेंस की जो बात हम कर रखे हैं और जो हमारी नीति है उसकी प्रखरता सबने देखी है। और ये सबूत मांगने वाले गैंग है, इनकी बातों पे नहीं जाना है। ये लोग लुभावन बातें इसलिए सिर्फ करते हैं विपक्ष के साथ ही। आपने एयर स्ट्राइक का सबूत मांगा था, आप इंडिया अलायंस वाले लोग एयर स्ट्राइक का सबूत मांग रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की बात कीजिए, ऑपरेशन सिंदूर में आप लोगों ने सबूत मांगा, राफेल गिरा करते रह गए। और सरकार की विश्वसनीयता से ज्यादा विश्वसनीयता थी, ज्यादा विश्वसनीयता। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह। राहुल जी बस इस बात की गारंटी लीजिए ना कि बिहार में 3-4 जो पकड़े गए हैं अब 30-40 और छिपे नहीं होंगे, और अगर छिपे भी होंगे तो उन्हें समय से पहले पकड़ लेना है। देखिए, आतंकियों को छुड़ाने कंधार ये लेके जाते हैं अपने साथ हवाई जहाज में मेहमान बना करके। विपक्षी को बोल रहे थे तो हमारे सारा इतिहास नहीं थे। इनको बता देता हूं कि 2004 से 2014 के बीच में 7217 आतंकवादी घटना घटे थे, और 2014 से 2024 के बीच में 2242 घटे हैं। 70% की कमी है। घटनाएं नहीं घटेंगी इसकी गारंटी कोई नहीं लेता है, लेकिन चलिए ठीक है, तैयारी हम जरूर। और अगर वैसे लोग छिपे हुए हैं तो उन्हें पकड़ा जाएगा, और समय रहते पकड़ा जाएगा, ताकि वो अपने नापाक मंसूबों में कामयाब ना हो, समाज को, सिस्टम को नुकसान पहुंचाने में वो कामयाब ना हो। देश के दुश्मन जो देश के बाहर बैठे हैं वो यहाँ के लोगों का दुरुपयोग करके हमें ही नुकसान ना पहुंचाएं, ये सुनिश्चित करने का काम किया जाएगा। इसकी गारंटी ली जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ होता है, और क्या बिहार इन आतंकी मंसूबे वाले लोगों के, पापी मानसिकता वाले लोगों का पनाहगार बनता है, या उन्हें निकाल बाहर किया जाएगा चुन चुन कर। नज़र हमारी बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल आनंद जी, उत्पल वल्लभ जी, रमाकांत चंदन जी, अपना समय देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।